दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला प्रश्न जो कह रहा है वह सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो इसका विकल्प दिया गया है मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है सॉरी वह क्या है, वह अपसारी चिंतन है। क्योंकि अपसारी चिंतन में बच्चा कुछ नवागत चिंतन करता है, परंपराओं से हट के चिंतन करता है। तो प्रश्न संख्या 1 में जो उसने किया है उसमें आपका विकल्प होगा कौन सा, अपसारी चिंतन। क्यों? क्योंकि अपसारी चिंतन के अंतर्गत वह क्या करता है कि जो परंपरागत चिंतन होता है उसके आगे जाकर वह क्या करता है, नवागत, या यूं कहते हैं कि वह नवाचार का प्रयोग करता है। नवाचार का प्रयोग करके वह करता है, नए तथ्यों के आधार पर वह चिंतन करता है। और बाकी का जो प्रश्न विकल्प दिया गया है प्रश्न में, मॉडलिंग की बात करता है, अनुकरण की बात करता है और अभिसारी। अभिसारी क्या है, वह परंपरागत अर्थात उपलब्ध तथ्यों के आधार पर करता है। मॉडलिंग को वंडूरा ने कहा था कि जो देखकर वह उसके आधार पर निर्णय करता है या चिंतन करता है, उसकी बात किया है। तो यहां आपका पहले प्रश्न का विकल्प क्या होगा सही, वह है अपसारी चिंतन। फिर दूसरा प्रश्न ये कहता है कि व्यवहार का करना पक्ष में आता है। तो यहां व्यवहार, व्यक्ति के व्यवहार की बात कर रहा है, बालक के व्यवहार की बात कर रहा है। और इसके विकल्प दिए गए हैं, सीखने के गतिक या कॉग्निटिव क्षेत्र, दूसरा सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, तीसरा सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र और चौथा सीखने के भावात्मक क्षेत्र। तो बच्चे का व्यवहार जो है वो प्रश्न संख्या 2 जो है उसमें बच्चे का जो व्यवहार की बात कर रहा है तो वह किससे संबंधित होगा, वह उसके संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होगा। प्रश्न संख्या 2। फिर इसमें तीसरा प्रश्न आपका आता है, तीसरा प्रश्न कहता है राम खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, और आप क्या करेंगे। तो यहां पर बच्चे के द्वारा की गई क्रिया के आधार पर प्रश्न किया गया है कि कोई बच्चा राम है, वह खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए क्या करता है, वह उसे अलग अलग कर देता है। तो इस प्रश्न का जो आशय है वह है कि वह पुर्जों को क्यों देखना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर क्या ऐसी चीज है, उस जिज्ञासा के कारण वह खिलौने को तोड़कर और उसके विभिन्न टुकड़ों या पुर्जों को देखने की कोशिश करता है। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है कि उस पर हमेशा नजर रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, उसे समझाएंगे कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए या राम को खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे। क्योंकि यहाँ बच्चा जिज्ञासा के कारण उसको तोड़ रहा है, इसलिए प्रश्न संख्या 3 में आपका क्या आएगा, वह तीसरा विकल्प, यानी उसकी जिज्ञासा पर आधारित है, बच्चे की क्यूरियोसिटी पर बेस है। तो उसकी जिज्ञासु स्वभाव जो है उसे हम क्या करेंगे, उसके उस जिज्ञासा को क्या करेंगे, उसे हम प्रोत्साहित करेंगे, उसे उसका दमन नहीं करेंगे बल्कि उसे क्या करेंगे, उसे प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। तो इसमें आपका विकल्प दूसरा सही है। फिर चौथे प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर हम आते हैं। तो चौथा प्रश्न कहता है कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, यानी कोई प्रश्न किया जाता है और बच्चे के अंदर उसके सृजनात्मक, यानी जो उसका रिस्पॉन्स होगा, जो उसका उत्तर होगा वो सृजनात्मक रूप में हो, क्रिएटिव हो। तो उसके लिए विकल्प दिया गया है विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा और प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न। तो बच्चे की जिज्ञासा जो है वह किस रूप में निकलेगा,
वह अपने नए विचार को, अपने भाव को जब वह जोड़ेगा तो वह उसके सृजनात्मक, उसके क्रिएटिव पक्ष की ओर लेके जाएगा। अर्थात अपसारी चिंतन की बात जिसमें हम अभी पहले प्रश्न में किए थे, तो यहां जो मुक्त उत्तर वाला यानी दूसरा विकल्प है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जो है वह क्या करेंगे, बच्चे की अंदर सृजनात्मक उत्तर। तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न इसका क्या होगा, ये इसका सही विकल्प होगा। फिर प्रश्न संख्या 5 पर हम आते हैं। पांचवा प्रश्न, तो पांचवा प्रश्न ये कहता है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो ये सोशलाइजेशन की बात कर रहा है। सोशलाइजेशन क्या है, सोशलाइजेशन सोशल डेवलपमेंट की प्रोसेसिंग की बात करता है। अर्थात सामाजिक विकास की जो प्रक्रिया होती है वही क्या है, समाजीकरण। और सामाजिक विकास का सबसे गहन पहलू किसमें दिखाई देता है, वह किशोरावस्था के दौरान दिखाई देता है। तो इसलिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर क्या होगा, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर किशोरावस्था, आपका पहला विकल्प। फिर प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। तो मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं। तो जो आपके विकास के सामान्य सिद्धांत की चर्चा की गई है, उस सामान्य सिद्धांत में कौन सा ऐसा खंड है, विकल्प है, जो सामान्य सिद्धांत विकास का नहीं है, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो इसमें अनुक्रमिकता का सिद्धांत विकास क्रम से होता है, ये सही है। सामान्य से विशिष्ट की बात करता है, ये भी विकास का सिद्धांत है। प्रतिवर्ती जो है ये विकास का सिद्धांत नहीं। और चौथा निरंतरता जो है वो भी विकास का सिद्धांत। इसलिए प्रश्न संख्या 6 में तीसरा विकल्प आपका सही होगा। वह क्या है, वह प्रतिवर्ती जो सिद्धांत की बात करता है, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर प्रतिवर्ती की बात आएगी। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 में कहता है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव व तनाव का काल कहते हैं। इसमें कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं। दबाव और तनाव का काल किसे कहा गया है, दबाव और तनाव का काल कहा गया है किशोरावस्था को। प्रश्न संख्या 8, अगले प्रश्न पर आते हैं। तो 8वां प्रश्न कहता है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को क्या करते हैं, को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है। तो अगर आप लोगों को याद हो, जो प्रश्न संख्या 8 की बात हम कर रहे हैं, यह कहता है कि हिंसात्मक व्यवहार को फिल्मों में जब दिखाया जाता है तो वह सीख सकता है। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है। तो आप लोगों को याद हो तो आपको पढ़ाया गया था बेबोडॉल, और यह किसने दिया था, यह दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। तो जिसमें वह बच्चों को फिल्मों को दिखाता था, विभिन्न गुड़ियों के साथ खेलने का, कुछ आक्रामक, कुछ सामान्य, कुछ बिल्कुल निष्क्रिय, तो उनके आधार पर उनका अध्ययन किया गया था। तो इसी में यह प्रश्न आपका इसी से संबंधित है। तो यहां आपका उत्तर होगा तीसरा विकल्प अल्बर्ट बंडूरा। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो वह कहलाता है। तो यहां आप जानते हैं कि पूर्व की जो अधिगम होता है, पूर्व का जो अनुभव होता है, उनको जब नई परिस्थितियों में हम इंप्लीमेंट करते हैं तो उसी को हम अधिगम अंतरण, अधिगम स्थानांतरण या प्रशिक्षण अंतरण के नाम से जानते हैं। और यहां प्रश्न ये पूछ रहा है कि जब नई परिस्थिति में पूर्व की अधिगम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो वह आपका पहला, यानी किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव का न पड़ना, वह क्या दर्शाता है, आपका सही विकल्प होगा शून्य अंतरण। सही विकल्प आपका क्या है, अधिगम का शून्य अंतरण, पहला विकल्प सही है। फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न 10 में प्रश्न में क्या कहता है, मनोवैज्ञानिकों ने
विकास की किस अवस्था को गिरोह अवस्था कहा है? तो गिरोह अवस्था कहें, इसी को समूह अवस्था या गैंग एज की भी बात करते हैं, ग्रुप एज की बात करते हैं। तो यह अवस्था बिल्कुल एकदम क्लियर है कि यह अवस्था किससे संबंधित, इस पर कोई चर्चा की जरूरत नहीं। यह इसका सही विकल्प क्या होगा? बाल्यावस्था, अर्थात दूसरा विकल्प। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले यदि आपने हमारे द्वारा कराए गए पूर्व के टेस्टों में सम्मिलित नहीं हुए, अभी आप चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आपको ऊपर टैब पर, पिन टैब पर क्वेश्चन की लिंक, उस पेपर की लिंक दे दी जाएगी, आप वहां से पुराने प्रश्नों को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो साइको का अगर आप लोगों को याद हो तो फर्स्ट क्लास में मैंने ये बात किया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी बात होती है तो हम उसके कारण को पहले पहचानेंगे, उसे डायग्नोज करेंगे, उसका निदान करेंगे, किस कारण से ये समस्या आ रही है। तो ये वहीं से प्रश्न आपका बनता है और इसमें आपका उत्तर भी यही होगा कि जब बच्चा देर से आता है तो आप कारण जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चा देर से आता है तो क्यों आता है। तो प्रश्न संख्या 11 में आपका विकल्प कौन सा सही होगा? कारण जानने की चेष्टा, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, यह विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा परिकल्पना निर्माण शुरू कर देता है? तो प्रश्न संख्या 12 में जो कहता है जीन पियाजे के अनुसार, तो पहली चीज तो ये कि परिकल्पना निर्माण की बात कर रहे हैं। परिकल्पना निर्माण अर्थात हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं। तो परिकल्पनाओं का निर्माण कैसा होगा? शाब्दिक होगा, अर्थात वह किस प्रकार की संक्रिया करेगा? अमूर्त संक्रिया या औपचारिक संक्रिया करेगा। तो इससे सीधे से आपका विकल्प निकल आता है कि वह न तो संवेदी प्रेरक का है, न पूर्व संक्रिया का है, न मूर्त संक्रिया, अर्थात इसका सही विकल्प क्या होगा? प्रश्न संख्या 12 का, कि वह किसमें जाएगा? वह औपचारिक संक्रिया में जाएगा। प्रश्न संख्या 12 का सही विकल्प क्या है कि बच्चा परिकल्पनाओं का निर्माण कब शुरू करता है? जब वह औपचारिक संक्रिया अवस्था में प्रवेश करता है। प्रश्न संख्या 13 कहता है मानव विकास की दोनों के योगदान का परिणाम है। तो यहां आपका विकल्प है अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम और वातावरण का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकास के कारक की बात यदि हम करते हैं, आधार की बात करते हैं, तो प्रश्न संख्या 13 में जब हम बात किसकी करते हैं? विकास के आधार की बात करते हैं या कारक की बात करते हैं, तो दो आपके आते हैं। एक आता है आपका वंशानुक्रम और दूसरा आता है वातावरण। वंशानुक्रम के द्वारा बच्चे में क्या होती है? परिपक्वता, मैच्योरिटी की स्थिति, और वातावरण के द्वारा क्या होता है? बच्चे में अधिगम। तो यहां भी आपका जो प्रश्न दिया गया है विकास में दोनों के योगदान, कौन से दो? तो वो दो है आपके वंशानुक्रम और वातावरण। जो आपका तीसरा विकल्प है वही विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 14 की तरफ जाते हैं कि गैरेट ने अभिप्रेरक को कितने खंडों में वर्गीकृत किया? गैरेट ने अभिप्रेरक को वर्गीकृत किया 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 2 प्रकार से या 5 प्रकार से। अभिप्रेरणा के खंड में जब हम अभिप्रेरक की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? अभिप्रेरक। तो वहां थॉमसन से लेके मैस्लो, गैरेट की बात किया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि गैरेट ने 3 प्रकार से क्या किया था? अभिप्रेरकों का वर्गीकरण। तो इसमें आपका पहला विकल्प इसका सही उत्तर होगा।
प्रश्न संख्या 15 में आते हैं। प्रश्न संख्या 15 कहता है स्मृति के तत्व के अंतर्गत स्मृति का दूसरा अंग है। दोस्तों जैसे स्मृति को जब लाइव क्लास में पिछले क्लास में बताया गया था, तो जो स्मृति के तत्व की बात किया था, यानी स्मृति के अंतर्गत कई प्रक्रियाएं समाहित होती हैं, तो उसमें प्रमुखतः 4 प्रक्रियाओं या 4 तत्वों की बात की गई थी, जिसमें वह क्रमिक रूप में दिया गया था, जिसमें अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान की बात की गई थी। अधिगम स्मृति का पहला अंग कहा गया, धारण को दूसरा कहा गया, पुनः स्मरण तीसरा अंग है और पहचान चौथा अंग। और प्रश्न में आपसे पूछ रहा है स्मृति के तत्व के अंतर्गत दूसरा अंग, तो स्मृति के तत्व के अंतर्गत दूसरा अंग कौन सा होगा? धारण, रिटेंशन की बात करता है, रिटेन करने की। तो प्रश्न संख्या 15 में आपका दूसरा विकल्प धारण सही है। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 में प्रश्न है कि दबाव व चुभन किस सांवेगिक अंग से संबंधित है? तो दबाव और चुभन कहां से आभास होगा? संवेदना की बात किया है, सेंसेशन की बात यहां किया है। सांवेदिक अंग किससे संबंधित? संवेदनाओं से। और उन्हीं संवेदनाएं किससे होती हैं? हमारी विभिन्न ज्ञानेंद्रियों से। तो अब किस ज्ञानेंद्रिय से किस प्रकार का सांवेदिक प्रत्यक्षण होता है, तो ये प्रश्न उसी से संबंधित है। अब प्रश्न किया है कि दबाव और चुभन, तो दबाव और चुभन आंख से नहीं, नाक से नहीं। आंख से क्या होता है? दृश्यता की बात करते हैं, विजिबिलिटी की। नाक से हम गंध की बात करते हैं, जीभ से स्वाद की बात करते हैं और त्वचा से स्पर्श की बात करते हैं। और स्पर्श में ही दबाव और चुभन की बात आती है। इसलिए प्रश्न संख्या 16 में आपका सही विकल्प क्या होगा? त्वचा, अर्थात चौथा विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 17 की बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि कौन सा तर्क, 17 में कहता है कौन सा तर्क मुख्य पद, गौण पद तथा निष्कर्ष के त्रिपदीय क्रम पर आधारित होता है? तो इसका उत्तर होगा इसका निगमन तर्क। क्योंकि निगमन तर्क क्या होता है? मुख्य पद, फिर गौण पद, फिर निष्कर्ष की बात करता है। तो यह त्रिपद की जो बात करता है, इसका सही विकल्प हुआ निगमन तर्क। प्रश्न संख्या 18, श्रेष्ठ विचारों, आदर्शों व सिद्धांतों का निर्माण किस कल्पना के अंतर्गत आता है? तो यहां उत्तर दिया, विकल्प दिया गया है कार्य साधक कल्पना, आदानात्मक कल्पना, रसात्मक कल्पना और इनमें से कोई नहीं। तो जब कल्पना के प्रकार हम जेम्स ड्रेवर की बात करते हैं, ड्रेवर महोदय ने जो कल्पना का वर्गीकरण किया था, तो उसमें उन्होंने कार्य साधक और रसात्मक की जो बात की थी, तो जो कार्य साधक कल्पना की बात की थी उसी के अंतर्गत क्या होता है? यह श्रेष्ठ विचार, आदर्श या सिद्धांत के निर्माण की बात करते हैं। तो इसमें सही विकल्प प्रश्न संख्या 18 का सही विकल्प क्या होगा? वो आपका है कार्य साधक कल्पना। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि दिए गए 4 शब्दों से वाक्य बनाना किस प्रकार के प्रवाह के अंतर्गत आता है? वैचारिक प्रवाह, अभिव्यक्ति प्रवाह, साहचर्य प्रवाह या शब्द प्रवाह? तो ये जो प्रश्न लिया गया है, ये सृजनात्मकता के अंदर से लिया गया है। और सृजनात्मकता के जब तत्वों की बात करते हैं, तो उसमें जब हम प्रवाह की बात करते हैं, फ्लुएंसी की बात करते हैं, तो उसमें भी कई तरह के प्रवाह, 4 खंडों की बात की गई है। तो उसमें जब ये बात आता है कि 4 शब्दों को दे दिया जाए और उससे व्यक्ति क्या करता है? वाक्य बनाने का प्रयास करता है, तो यह जो प्रवाह फ्लुएंसी की बात होगी वह किससे होगी? वह अभिव्यक्ति प्रवाह की बात करता है। तो प्रश्न संख्या 19 में आपका सही विकल्प क्या होगा? अभिव्यक्ति प्रवाह। प्रश्न संख्या 20 कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन गेस्टाल्ट वाद के क्रम में गलत है? विकल्प दिया गया है
सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत होती है, सीखना धीरे धीरे ना होकर अचानक होता है, सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है और समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है। अगर गेस्टाल्टवाद सिद्धांत को ध्यान में दीजिए, जब गेस्टाल्टवाद को हम विभिन्न उपनामों से बताए थे कि ये किन किन उपनामों से चलता है, उस समय भी इसकी चर्चा किया था और इसकी विशेषताओं में भी इसकी चर्चा किया था। तो यहां जो सीखने की प्रक्रिया को यंत्रवत कहा, यह जो संज्ञानात्मक के अंतर्गत या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों का विचार था, उन्होंने इसी का तो विरोध किया। उन्होंने कहा कि सीखना यंत्रवत नहीं है, बल्कि वो क्या होता है, वो अचानक होता है, अंतर्दृष्टि पर आधारित होता है, अचानक उत्पन्न सूझ के आधार पर होता है और वह समग्र को देखकर और उनके विभिन्न खंडों में संबंधों को स्थापित करके उसके अंदर अंतर्दृष्टि या सूझ का उद्भव होता है। तो यहां जो प्रश्न का विकल्प पहला है वही इसका उत्तर होगा, अर्थात सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत होती है, यह गेस्टाल्टवाद के सापेक्ष गलत कथन है। तो प्रश्न संख्या 20 में पहला विकल्प जो उसने बात किया, यंत्रवत की बात की, तो यंत्रवत गेस्टाल्टवाद के अनुसार क्या है, गलत है और यही प्रश्न में पूछा है। दोस्तों, बार बार ये प्रश्न में हमारे द्वारा चर्चा आ रही है कि पूर्व में पढ़ाया हुआ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपको ऊपर टैब पर लिंक दिया जा रहा है जिसमें डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर साइको के सभी चैप्टर्स का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अगले टेस्ट के लिए आपके लिए उपयोगी होगा, परीक्षा के लिए उपयोगी होगा कि वहां से जाकर आप क्या करें, डीएलएड के समस्त चैप्टर्स के वीडियो को पुनः एक बार देख लीजिए और उससे मुझे पूर्ण आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद है कि उससे आपको लाभ भी मिलेगा। प्रश्न संख्या 21 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 21 कहता है, पावलोव ने अपने प्रयोगों के आधार पर या अपने प्रयोग के आधार पर अनुक्रियाओं को कितने भागों में विभाजित किया। तो पावलोव महोदय ने जो प्रयोग किया था उसमें अनुक्रियाओं को उन्होंने 2 भागों में बांटा था। यहां प्रश्न में आपको सिर्फ विकल्प देना है कि 2, 3, 4 या 5। तो उन्होंने अनुक्रियाओं को 2 भागों में बांटा था, 2 खंडों में विभाजित किया था। एक को कहा था कि स्वाभाविक अनुक्रिया या उसी को कहा था अनकंडीशन रिस्पॉन्स की बात की थी, अननुबंधित अनुक्रिया की, और दूसरा अनुबंधित अनुक्रिया या कंडीशन रिस्पॉन्स की बात की थी। तो उसी को उन्होंने पहले को क्या कहा था, यूसीआर अनकंडीशन रिस्पॉन्स, और दूसरे को कहा था सीआर कंडीशन रिस्पॉन्स। तो उन्होंने 2 खंडों में अनुक्रियाओं, उसी आधार पर उद्दीपकों को भी बांटा था, यूसीएस और सीएस। तो आपका विकल्प पहला सही होगा कि उन्होंने 2 खंडों में विभाजित किया। प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। 22वां कहता है कि अधिगम के किस नियम के अनुसार, प्रश्न संख्या 22 कहता है कि अधिगम के किस नियम के अनुसार नई परिस्थिति में प्राणी तब तक एक के बाद एक अनुक्रियाएं करता रहता है जब तक उसे सफलता नहीं मिल जाती। मनोवृत्ति का नियम, सादृश्यता का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम या साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। तो प्रश्न से ही बिल्कुल क्लियर है, एक के बाद एक अनुक्रियाएं करता रहता है, कब तक, जब तक उसे सफलता नहीं मिल जाती। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, इसका सही विकल्प है बहुअनुक्रियाओं का नियम। बहुअनुक्रिया का नियम। यहां अब हम बात कर लें किसकी, अधिगम के सिद्धांत की बात कर लें। तो अधिगम के नियम में उन्होंने 2 की बात किया था, थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था इसे। एक मुख्य को कहा था, दूसरे को गौण कहा था। मुख्य में 3 नियम की बात किया था, इसमें 5 की बात किया था। 3 नियम कौन कौन से थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसमें 4 आपके विकल्प में दिए गए हैं और एक नियम की बात उन्होंने और की। तो इस तरह आपके इस एक प्रश्न से कई प्रश्न का निर्माण भी हो सकता है।
प्रश्न संख्या 23 पर आते हैं। तो यहां आपका सही विकल्प क्या था? बहु अनुक्रिया का नियम। फिर हम आते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। तो प्रश्न संख्या 23 कहता है कि जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है तब कौन सा वक्र प्राप्त होता है? तो यहां जब आप लोगों को पढ़ाया गया था डायग्राम, तो एक तरफ आप अधिगम की मात्रा की बात करते हैं और एक तरफ आप अभ्यास की। तो यहां कह रहा है कि प्रयास के साथ साथ अधिगम की मात्रा में क्या होता है? समान रूप से वृद्धि होती है। तो स्वाभाविक है कि जब दोनों कांस्टेंट चलेंगे तो यह रेखा क्या होगी? हमें एक समान रेखा प्राप्त होगी, अर्थात इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प रेखीय त्वरण वक्र। तो इसका आपका तीसरा विकल्प सही होगा, जिसका डायग्राम जिसमें अधिगम की मात्रा और अभ्यास या समय के सापेक्ष जो वक्र बनता है, रेखा बनती है, वह सरल रेखीय वक्र बनेगा, या इसी को रेखीय त्वरण वक्र भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 की तरफ हम आते हैं। प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? इसमें कोई चर्चा की जरूरत नहीं। 1905 में किसने किया था? बिने महोदय ने। प्रश्न संख्या 24 1905 में, और किसने किया था? बिने। याद हो, इतिहास की बात मैंने किया था, तो इन्हीं के ऊपर 3 क्रम बताया गया था कि यह काल क्या कहा गया? बिने के समय का बिने काल, इससे पहले का पूर्व बिने काल और बाद का उत्तर बिने काल। तो इसका सही विकल्प क्या है? 1905। प्रश्न संख्या 25 की बात करें। प्रश्न संख्या 25 क्या कहता है? किस मनोवैज्ञानिक ने बताया कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुप्रकारीय होता है? तो हावर्ड गार्डनर महोदय ने बुद्धि के 7 स्वरूप की बात किया था, 7 प्रकार के बुद्धि का उल्लेख किया था। आगे चलकर उन्होंने अपने सिद्धांत को परिमार्जित करते हुए, संशोधित करते हुए 2 को बढ़ाया, फिर 1, और इस तरह जो प्रश्न आपका कहता है एकाकी ना होकर क्या होता है? बहुप्रकारीय होता है। तो इसे किसने दिया? इसे हावर्ड गार्डनर महोदय ने दिया। प्रश्न संख्या 25 में हावर्ड गार्डनर ने, और उनके सिद्धांत का नाम क्या था? बहुबुद्धि का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 26 की बात करें। प्रश्न संख्या 26 कहता है कि एक सफल व्यापारी में किस प्रकार की बुद्धि की प्रधानता होती है? तो एक सफल व्यापारी में बुद्धि, तो थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि के प्रकार की बात किया था और उन्होंने 3 प्रकार के बुद्धि की बात की थी। सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि में सामाजिक संबंध अच्छे बनाता है, अर्थात एक अच्छे नेता के गुण होते हैं। मूर्त बुद्धि के अंतर्गत वह क्या होता है? भौतिकवादी होता है, भौतिक पदार्थों में रुचि रखता है और एक सफल व्यवसायी बनता है। वही अमूर्त बुद्धि में चिंतक, कवि, वैज्ञानिक, ये जो है अमूर्त बुद्धि के। तो यहां जो व्यवसायी की बात किया तो उसके अंतर्गत कौन सी बुद्धि आएगी? उसके अंतर्गत मूर्त बुद्धि आएगी। इसी को स्थूल बुद्धि भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कहता है अच्छा या बुरा, सही या गलत की व्याख्या मिलने वाले दंड, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक सामर्थ्य अथवा होने वाले स्थूल परिणामों से आती जाती है या आंकी जाती, प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक है, वह आंकी जाती है, संबंधित है। तो यह प्रश्न जो लिया गया है यह नैतिक विकास का प्रश्न है, और नैतिक विकास में जो उन्होंने 3 स्तर और 7 सोपान की बात की है, तो यहां सिर्फ स्तर की बात किया, सोपान की बात नहीं किया। अक्सर प्रश्न में आपको सोपान मिलता है जो 0 सोपान से लेकर सोपान 6 तक जाता है, अर्थात आत्म केंद्रित निर्णय से लेकर आगे की ओर चलता है, दंड आज्ञा पालन से होते हुए आगे चलता है। तो सोपान की बात उसने नहीं किया। यहां प्रश्न में बात किसकी किया है? यहां प्रश्न जो दिया है वह स्तरों की बात, पूर्व परंपरागत, परंपरागत या उत्तर परंपरागत।
तो यह स्थिति जो होती है यह बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति है और यह इसका सही विकल्प क्या होगा, यह संबंधित होगी किससे, पूर्व परंपरागत स्तर से। प्रश्न संख्या 28, किस अवस्था का आगमन व्यक्ति के संवेगात्मक व्यवहार में होने वाले तीव्र परिवर्तनों से ही परिलक्षित होता है। इसे बताने की कोई विशेष व्याख्या की जरूरत नहीं होगी। अगर आप लोगों ने क्लास देखा होगा तो उसमें इसी पर मैंने पूरा किशोरावस्था की विशेषता का आधार बनाया था कि जो संवेग स्वयं में मानसिक प्रहसन है, मानसिक उथल पुथल है और सांवेगिक परिवर्तनों के कारण, तो इसीलिए यह कठिन काल या इसे तूफान, संघर्ष, तनाव, ये जितनी भी इसकी विशेषताएं बनती हैं वह इसी के कारण। तो और ये सारी विशेषताएं किससे संबंधित हैं, यह सभी विशेषताएं किशोर काल अर्थात किशोरावस्था से संबंधित हैं। तो यानी प्रश्न संख्या 28 का उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर किशोरावस्था। इस प्रश्न को अगर आपको बीजी हंट महोदय का कोटेशन याद हो तो भी इस प्रश्न का उत्तर सहजता से दे सकते हैं। उन्होंने क्या कहा था, किशोरावस्था की विशेषता को बताने के लिए एक और एक ही शब्द, और वो क्या है, परिवर्तन परिलक्षित करता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, भाषा विकास का सही सोपान क्रम है। पहले आपको 1, 2, 3 में दिया है रुदन, बलबलाना, शब्दावली निर्माण, हाव भाव या सामूहिक अभिव्यक्ति। तो यहां आपको क्रम देना है, सही क्रम, ये अव्यवस्थित क्रम है। तो जब बच्चा सबसे पहले, ये आप ध्यान दीजिए, बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले क्या करता है, रुदन और क्रंदन की बात करता है। रुदन के बाद वह बलबलाना, जिसे हम आप बबलिंग कहते हैं, बलबलाता है। बलबलाने के बाद वह क्या करता है, उसके बाद वह जेस्चर की बात करता है, हाव भाव की बात करता है। अर्थात पहला, दूसरा, उसके बाद सही क्रम क्या होगा, चौथा। चौथे के बाद फिर वह सामवेगिक अभिव्यक्त करता है, यानी उसकी जो अभिव्यक्ति होगी वो कैसी होगी, सामवेगिक होगी। और अंतिम में आपका आएगा शब्दावली निर्माण, अर्थात शब्दों का प्रयोग वह तब शुरू करेगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या बना, इसका सही उत्तर अंतिम विकल्प बना, अर्थात पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और तीसरा। ये आपको जब भाषा विकास के प्रथम खंड का वीडियो देखेंगे तो यह प्रश्न वहां से आपका लिया गया है। और अंतिम प्रश्न पर आते हैं। ब्रूनर के अनुसार बालक किस अवस्था में चमक, शोर, गति, विविधता से प्रभावित होता है। तो उन्होंने ब्रूनर महोदय ने 3 अवस्थाओं की बात की है नैतिक विकास के अंतर्गत, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ब्रूनर महोदय ने 3 अवस्थाओं की बात की थी, जिसमें उन्होंने बात किया था, पहला क्रियात्मक अवस्था, दूसरा प्रतिबिंबात्मक अवस्था और तीसरा संकेतात्मक अवस्था। तो यह जो बात किया कि चमक, शोर, गति या विविधताओं से वो क्या होता है, प्रभावित होता है, तो इसका सही विकल्प है प्रतिबिंबात्मक अवस्था। इसका सही उत्तर क्या है, तीसरा, प्रतिबिंबात्मक अवस्था। दोस्तों, इसी क्रम में हम प्रश्नों को लेकर आते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर नए प्रश्नों के साथ आते हैं।